बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सुनने में तो ये बस एक डायलॉग है, पर आज के कलयुग का उतना ही कड़वा सच। क्योंकि आजकल कुछ लोग प्रॉपर्टी पैसे के चक्कर में अपनी हदों को पार करके कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। मोहित और गरिमा बहन भाई हैं और रीमा मोहित की बीवी। तीनों प्लान के हिसाब से शुक्रवार रात को मुंबई से गोवा रोड ट्रिप पर निकले। मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर आने के बाद कशेड़ी घाट की शुरुआत हुई, जहां हल्की हल्की सर्द हवाएं शुरू हो चुकी थी। गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक मोहित को गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच एक आदमी खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। तीनों गाड़ी से उतरे और उस आदमी की मदद करने उनके पास जैसे ही गए तो अचानक एक झटके में जमीन पे पड़ा वो आदमी उठ खड़ा हुआ और तीनों को घूरने लगा। तीनों सीधे कार की ओर भागे और जैसे ही कार का दरवाजा खोल गरिमा अंदर बैठी तो पत्तियों के बीच में से निकलकर एक हाथ ने गरिमा का पैर जोर से पकड़ लिया। गरिमा ने बड़ी मुश्किल से अपना पैर छुड़ाया और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। तीनों डरे हुए तेज रफ्तार से आगे निकले कि तभी अचानक मोहित की गाड़ी के सामने एक लड़की दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आ रही थी। उस लड़की को तेजी से अपनी ओर आता देख मोहित ने ब्रेक मारा। तीनों ने आंख बंद कर ली और जब आंख खोली तो वो तेजी से आती हुई लड़की वहां थी ही नहीं। और अगले ही पल मोहित की गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। तीनों डर से चीखने लगे और जब गाड़ी रुकी तो गरिमा एकदम शांत थी। मोहित के कई बार गरिमा से बात करने पर भी जब गरिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोहित ने कार रोकी और कार के अंदर का लाइट ऑन करके देखा तो गरिमा की मौत हो चुकी थी। किसी के जान बचाने की कीमत मोहित को अपनी बहन की जान गंवा के चुकानी पड़ी। मोहित के पास परिवार के नाम पर सिर्फ गरिमा और रीमा ही थे, क्योंकि मोहित के पेरेंट्स तो कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। अब गरिमा भी नहीं रही। गरिमा की मौत के लगभग 3 महीने बाद मोहित और रीमा एक बार फिर मुंबई से गोवा जाने के लिए निकले, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से काफी रात हो चुकी थी। पर अब रास्ता एकदम साफ था। मोहित हाईवे की सुनसान सड़क पर तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक आदमी आया। मोहित ने गाड़ी का ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी स्पीड में होने की वजह से गाड़ी उस आदमी को रौंदती हुई जाकर रेलिंग से टकराई। रीमा और मोहित गाड़ी से नीचे उतरे तो वहां कोई नहीं था और फिर अचानक मोहित की नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर लिखा था कशेड़ी घाट आरंभ। ये देख मोहित और रीमा के पैरों तले की जमीन सरक गई, क्योंकि इत्तफाक से ये वही जगह थी जहां गरिमा की मौत हुई थी। मोहित और रीमा तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़े कि तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा। सोचने वाली बात यह थी कि जब मोहित और रीमा दोनों ही गाड़ी के बाहर थे तो हॉर्न किसने बजाया कि तभी किसी ने रीमा का पैर पकड़ के उसे जमीन पर जोर से पटका। रीमा घबराती हुई वहां से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक रीमा जोर से चीखने लगी, क्योंकि रीमा के बाल कोई जोर जोर से खींच रहा था। रीमा ने दर्द से चीखते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। मोहित और रीमा गाड़ी में जैसे ही बैठे गाड़ी अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। मोहित रीमा डर से चीखे जा रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी रुक गई। मोहित ने डर से कांपते हुए गाड़ी शुरू की और वहां से तेजी से निकल पड़ा कि तभी उसकी नजर गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक लड़की बालों से अपना चेहरा ढके बैठी है। मोहित ने घबराते हुए जोर से ब्रेक मारा और पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी रीमा जोर से चीखी तो मोहित ने सामने देखा तो वही लड़की गाड़ी के बोनट पर किसी कीड़े की तरह चिपकी हुई थी। और अगले ही पल जब वो गाड़ी से उतरकर मोहित की तरफ बढ़ी तो मोहित ने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई। 90-100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाने के बाद भी गाड़ी उस पत्थर से 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ी।
कि तभी गाड़ी की स्पीड और बढ़ी और अचानक तेज रफ्तार से जाकर गाड़ी अपने आप घाट के रेलिंग से टकराई और रेलिंग को तोड़ते हुए आधी गाड़ी खाई और आधी जमीन पर अटकी हुई थी। किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर रीमा और मोहित गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि गाड़ी खाई में गिर गई और तभी मोहित ने देखा कि वही बालों से अपना चेहरा छुपाई हुई लड़की ठीक रीमा के पीछे खड़ी थी और फिर उसने रीमा को जोर का धक्का दिया। रीमा रेलिंग से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी और फिर रीमा के एक कान को चीरते हुए दूसरे कान से एक उंगली आर पार हो गई और देखते ही देखते रीमा के चेहरे पर ऐसे निशान पड़ रहे थे जैसे मानो कोई रीमा को चोट पहुंचा रहा हो। रीमा इस दर्द में न उठ पा रही थी न ही चीख पा रही थी और फिर रेलिंग से एक लोहे की रॉड टूट के गिरी और रीमा के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई और फिर उस आत्मा ने रीमा को उठाकर खाई में फेंक दिया और इसी के साथ रीमा की कहानी खत्म हो गई। अब मोहित अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा कि तभी मोहित के कानों में एक आवाज आई, ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे मोहित। भागते भागते मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हाथ तेजी से मोहित की ओर बढ़ रहा था और उस हाथ ने मोहित की गर्दन पकड़कर उसे खींचते हुए पीछे लाया और उसका सर पकड़ के रेलिंग पे पटकने लगा। मोहित कुछ देर चोट खाते खाते लहूलुहान और अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर न जाने कहां से ढेर सारे पैसे उड़ उड़कर मोहित के ऊपर आकर गिरने लगे और मोहित पैसों के तले दबने लगा कि तभी मोहित के कानों में एक आवाज गूंजी, एक बार कह दिया होता मैं सारी जायदाद और प्रॉपर्टी आपके नाम कर देती, लेकिन आपने मेरे कमजोर दिल का फायदा उठाया और उस रात मुझे डराने का प्लान बनाया और मुझे इतना डराया कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी मौत हो गई। ये कहकर गरिमा की आत्मा मोहित के मुंह में पैसे ठूंसने लगी और फिर मोहित की सांस बंद हो गई। गरिमा ने अपनी मौत का बदला रीमा और मोहित से उसी जगह पर लिया जहां पर गरिमा की मौत हुई थी। मोहित पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी बहन की जान ले ली। इसलिए कहते हैं, पैसे को देखकर अच्छे अच्छे इंसानों का ईमान डोल जाता है। भूत, प्रेत और आत्माएं, इनकी मौजूदगी आज भी एक सवाल बनी हुई है, लेकिन इस सवाल का जवाब वही दे पाता है जो इनसे रूबरू होते हैं। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। नितिन की मौत आज से ठीक 3 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। दुख में डूबा हुआ पूरा घर था। इसलिए नितिन का बड़ा भाई आयुष अपनी पत्नी के साथ वापस बेंगलोर नहीं जाते हुए कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी सुमन और पापा देवेंद्र के साथ उन्हीं के घर प्रतापगढ़ में रुक गए। आयुष के मम्मी पापा के साथ आयुष का बड़ा भाई जय और भाभी सोनल भी रहती थी। दूसरे दिन आयुष अपनी मम्मी पापा को लेकर कुछ काम से बाहर गया था। जय और उसकी पत्नी सोनल अपने काम पर गए। आयुष की पत्नी कीर्ति घर पर अकेली थी। कीर्ति चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि उसको लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कीर्ति ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कीर्ति सीधा किचन में गई और चाय बनाने लगी कि कुछ देर बाद कीर्ति को किसी की चीख सुनाई दी। कीर्ति घबरा गई और डर के मारे किचन के दरवाजे की तरफ भागी तो दरवाजा लॉक हो चुका था। कीर्ति के लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा आखिर नहीं खुला और फिर अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और कीर्ति की मौत हो गई। 4 दिनों में आयुष के घर में ये दूसरी मौत थी। कीर्ति के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद जय लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि चलते चलते लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप बंद और चालू होने लगी।
जय को लगा लैपटॉप में शायद कुछ खराबी आई है, इसलिए जय ने लैपटॉप बंद कर दिया और उठ के जाने लगा कि तभी अचानक लैपटॉप अपने आप शुरू हो गया। जय लैपटॉप की ओर बढ़ा तो लैपटॉप में एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो कीर्ति की मौत का था, जिसमें कीर्ति बुरी तरह आग के चपेट में जलती हुई चीख रही थी। ये देख डर के मारे जय के पसीने छूटने लगे। डरा हुआ जय उठकर भागने को हुआ तो चाहते हुए भी जगह से हिल नहीं पा रहा था। और फिर देखते ही देखते लैपटॉप से एक हाथ बाहर आया और जय का गला दबाने लगा। जय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हाथ पैर पटकने लगा। जय अपने आप को छुड़ा ही रहा था कि उतने में आयुष जय को आवाज देता हुआ उसके रूम में आया और आयुष के आते ही सब शांत हो गया। आयुष को देख जय भागते हुए आयुष के पास आया। उसने आयुष को लड़खड़ाती हुई आवाज में सब बताया, लेकिन आयुष को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आयुष ने जय से कहा, अभी अभी घर में 2 लोगों की मौत हुई है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये कहकर आयुष जय को अपने साथ खाना खाने ले गया। करीब रात के 1 बजे थे। जय की वाइफ सोनल पीठ के बल सो रही थी, लेकिन जय को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी कि तभी अचानक पीठ के बल सोई सोनल ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और एक अलग ही आवाज में गुर्राने लगी। गुर्राते गुर्राते अचानक रोने लगी, जैसे मानो वो बहुत तकलीफ में है। जय समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे कि तभी अचानक सोनल शांत हो गई। इसके बाद जय की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। जय उठकर रूम के बाहर आया तो ठीक उसके सामने कीर्ति खड़ी थी। जय कीर्ति को देख वहां से बाहर की तरफ भागा तो फिर उसने अपने सामने कीर्ति को खड़ा पाया। जय जिधर जाता उधर अपने सामने कीर्ति को खड़ा पाता। ये सब देख जय चीखने लगा और फिर कीर्ति ने अपना हाथ जय की ओर बढ़ाया और उसकी जुबान को पकड़ के बाहर की ओर खींचा और फिर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जय सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ सीधा नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन फिर घर में मातम का माहौल था। आयुष सोच ही रहा था कि क्या करे कि तभी उसने सोनल की चीख सुनी। ये चीख किचन से आ रही थी। आयुष दौड़ता भागता किचन में गया तो सोनल की साड़ी में आग लगी थी। आयुष ने आग को बुझाया और कहा, इस घर में रोज किसी ना किसी की मौत, कोई ना कोई हादसा हो रहा है। अब हम यहां नहीं रहेंगे। सब अपना अपना सामान पैक करो, हम कल ही ये घर छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। घर के सभी लोग अपनी अपनी पैकिंग करने में लग गए। सोनल भी पैक कर रही थी कि तभी कांच टूटने की आवाज आई। सोनल ने पीछे मुड़कर देखा तो टेबल पर रखा ग्लास जमीन पर गिरा पड़ा था। सोनल फिर अपना बैग पैक करने लगी कि तभी सोनल ने एक चीख सुनी। सोनल ने डरी हुई नजरों से अपने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। डरते हुए सोनल जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगी कि अचानक सोनल जो भी सामान बैग में रखती वो अपने आप बैग से निकलकर बाहर गिरने लगा। और फिर सोनल के कानों में एक आवाज आई, जिसके लिए ये सब किया उसी को छोड़ के जा रही है सोनल। ये आवाज और ये मंजर देख सोनल क्या, कोई भी डर जाता। सोनल रूम से चिल्लाती हुई भागी भागी हॉल में आई। सोनल की आवाज सुनकर घर के सारे मेंबर्स आयुष के पापा देवेंद्र और आयुष की मम्मी सुमन भी आई। सोनल रोते हुए सबको बताने लगी, घर में कोई है, घर में कोई है। तभी अचानक जोर से हवा चली और घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये देख सोनल के साथ साथ अब घर के सारे लोग भी डरने लगे कि तभी सोनल को कीर्ति नजर आई। सोनल ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो देखो आयुष, तुम्हारे पीछे कीर्ति खड़ी है। सबने मुड़कर देखा तो सोनल के साथ साथ अब कीर्ति सबको नजर आने लगी थी। सोनल बहुत घबराई हुई थी और कीर्ति सोनल को घूरते जा रही थी और घूरते घूरते कीर्ति सोनल की ओर बढ़ी।
सोनल ने कीर्ति को अपने ओर बढ़ता देख कहा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज कीर्ति मुझे मत मारना, ये सब जय ने किया था। सोनल को यूं गिड़गिड़ाता देख आयुष और घर के सभी लोग चौंक गए और फिर कीर्ति ने सोनल को जमीन पर पटका और किचन की ओर खींच कर ले जाने लगी और ले जाते जाते कहा, आयुष, सोनल और नीलेश ने जय की मौत का फायदा उठाकर पहले तो मुझे डराया और सिलेंडर का पाइप कट कर दिया कि जैसे ही मैं गैस ऑन करूं कुछ देर में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए और मेरी मौत हो जाए। और मेरे बाद ये तुम्हें मारने वाले थे आयुष, ताकि पूरी प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाए। ये सब कहकर कीर्ति ने सोनल को जमीन से घसीटते हुए किचन की ओर फेंका और फिर किचन का दरवाजा ठीक उसी तरह बंद हो गया जिस तरह कीर्ति की मौत के वक्त हुआ था। और फिर धीरे धीरे किचन में आग लग गई। इस आग ने सोनल को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट के साथ सोनल की चीखें भी बंद हो गई। प्रॉपर्टी के लालच ने सोनल और जय को इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को ही मार डाला था। मुक्ति नामक शब्द की उत्पत्ति नहीं होती अगर इस दुनिया में आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। मानना ना मानना ये आप पर निर्भर करता है। आज की डेड फाइल्स की कहानी ऐसे ही आत्मा की है जिसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पाई। क्यों, किस लिए? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें डेड फाइल्स की आज की कहानी। 8 महीने पहले प्रियंका के पति चेतन की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन चेतन की लाश आज तक किसी को नहीं मिली। आज प्रियंका की दूसरी शादी है जीत के साथ। जीत प्रियंका का कॉलेज फ्रेंड है और कॉलेज टाइम से ही प्रियंका को पसंद करता था। जीत की इवेंट कंपनी है और इसके अलावा भी कई सारे बिजनेस। जीत अमीर है और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, इसलिए प्रियंका के माता पिता को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के 2 दिन बाद प्रियंका और जीत कुछ दिनों के लिए प्रियंका के पेरेंट्स के घर गए थे। प्रियंका जीत को उसके पापा की फैक्ट्री दिखाने ले गई। फैक्ट्री घूमते घूमते प्रियंका को एक फोन आया और प्रियंका कॉल पर बात करने लग गई। तभी जीत की नजर फैक्ट्री के सामने वाले छोटे से पुराने मकान पर पड़ी तो जीत ने उस मकान के अंदर जाकर देखा तो उसमें से एक कमरा कुछ धागों और एक अजीब तरह के ताले से बंद था। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी बुरी शक्ति को रोकने के लिए ये सब किया गया हो। जीत ने सारे धागों को और ताले को जैसे ही तोड़ा तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। जमीन पे पड़ी मिट्टी उड़ने लगी जैसे मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने को हो और उस कमरे का दरवाजा एकदम से खुला और उस कमरे से एक काले रंग का धुआं निकला। वो धुआं उस कमरे से निकलकर फोन पे बात कर रही प्रियंका के शरीर को छू के गायब हो गया और प्रियंका की आंखें एकदम सफेद हो गई जैसे मानो कोई रूहानी ताकत ने प्रियंका के शरीर में प्रवेश किया हो। प्रियंका और जीत फैक्ट्री से प्रियंका के घर वापस आए और जीत जैसे ही सोने के लिए कमरे में गया तो कमरे में प्रियंका दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए एक कुर्सी पर बैठी थी। जीत के कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ बंद हुआ और कुर्सी पर बैठी प्रियंका ने अपना सर गोल घुमाकर जीत की ओर किया। ये देख जैसे ही जीत वहां से भागने को हुआ तो दरवाजे से निकलते 2 हाथों ने जीत को कसकर पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठी प्रियंका की गर्दन किसी इलास्टिक की तरह लंबी होती हुई जीत की ओर आई और कहने लगी, प्रियंका को बचाना है तो तुझे मेरी मदद करनी होगी। दूसरे आदमी, क्या पता लगा मुझे यानी चेतन को किसने मारा है। ये कहकर कुर्सी पे बैठी प्रियंका दीवार पर चलने लगी। ये सब देखकर जीत वहीं किसी निर्जीव चीज की तरह खड़ा रहा कि तभी एक आवाज फिर से आई, ए दूसरे आदमी, पता लगा वरना इसे खिड़की से फेंक दूंगा। जीत के पूछताछ करने पर प्रियंका की मम्मी सुषमा ने बताया कि 8 महीने पहले प्रियंका का छोटा भाई आदित्य और चेतन ऋषिकेश गए थे रिवर राफ्टिंग के लिए। उस वक्त चेतन पानी में गिर गया और काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला। चेतन की मौत कैसे हुई ये सभी को आदित्य ने बताया था।
रात करीब 10 बजे आदित्य को प्रियंका का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, फैक्ट्री में पहुंच कुछ काम है। आदित्य वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। आदित्य ने प्रियंका का इंतजार करते हुए सिगरेट जलाई और एक लंबा कश खींच के धुआं फेंका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी और ने धुआं को फूंक मार मार के तीतर बीतर कर दिया हो। आदित्य ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। फिर आदित्य जैसे ही पलटा तो उसकी आंखों के सामने प्रियंका खड़ी थी। आदित्य एकदम डर के बोला, दीदी तूने तो डरा ही दिया। तभी आदित्य के कान में प्रियंका ने चेतन की आवाज में कहा, अभी तो डराना शुरू भी नहीं किया है। वैसे जब हम कभी रिवर राफ्टिंग में साथ गए ही नहीं तो मैं पानी में कैसे गिरा आदित्य? और ये किसके कहने पर ये अफवाह फैलाई आदित्य तूने? क्योंकि मुझे तो किसी ने फैक्ट्री के सामने वाले घर में जमीन में मरा हुआ समझ जिंदा दफनाया था। आदित्य ये सुन के डर से कांपने लगा और फिर अचानक आदित्य अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट अपनी आंखों की तरफ ले गया और अपनी आंख की पुतलियां सिगरेट से जलाने लगा। और फिर किसी ने आदित्य का गला पकड़ा और लाइटर से उसका चेहरा जलाने लगा। आदित्य दर्द से तिलमिलाए जा रहा था कि तभी चेतन ने आदित्य का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटका और उसे जमीन से घसीटते हुए फैक्ट्री के सामने वाले घर में ले गया और वहां उसे उल्टा लटकाकर उसका सर जमीन में पटकते हुए उससे बार बार पूछ रहा था कि बता चेतन को किसने मारा, बता चेतन को किसने मारा। पर आदित्य के कुछ ना बताने पर आदित्य की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी और हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ आदित्य की आवाज भी बंद हो गई। ये सब जीत ने छुप कर देखा और डर से घबराया हुआ जीत भागते हुए घर आया और सारी बात प्रियंका के मम्मी पापा को बताई कि आदित्य को चेतन की आत्मा ने मारा क्योंकि चेतन की मौत में आदित्य का हाथ था। ये सब सुनते ही प्रियंका की मम्मी रोते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी और प्रियंका की मम्मी की ये हालत देखकर प्रियंका के पापा सुयोग चिढ़कर बोल पड़े, मुझे वो लड़का चेतन कभी पसंद नहीं था। पहले मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब मेरे बेटे को छीन लिया। अच्छा हुआ मर गया वो। सुयोग के ये कहते ही प्रियंका के अंदर से एक काला धुआं बाहर आया और उस धुएं ने चेतन का रूप लिया और कहने लगा, बुड्ढे मेरे मरने से तुझे खुशी मिली, ले तू भी मर। ये कहकर चेतन अपने आंखों के इशारे से सुयोग को हवा में उछाला और जमीन पर 2-3 बार पटका और फिर खिड़की से पर्दा सरकते हुए सुयोग की ओर आया और उसके गले में लिपट गया और सुयोग का दम घुटने लगा। तो प्रियंका चिल्ला पड़ी, चेतन रुक जाओ चेतन। प्रियंका की बात सुनकर चेतन रुक गया। तभी प्रियंका ने चेतन से कहा, मैं तुम्हें एक बार गले से लगाना चाहती हूँ। तुम जीत के शरीर में प्रवेश करोगे तो मेरी इच्छा पूरी होगी। चेतन प्रियंका से बहुत प्यार करता था। उसकी बात मान चेतन ने जीत के शरीर में प्रवेश कर लिया। तभी प्रियंका ने उसे गले लगाते हुए बड़ी चालाकी से एक धागा जीत को बांध दिया जिससे चेतन की आत्मा जीत के शरीर में कैद हो गई और चेतन कमजोर पड़ने लगा। फिर प्रियंका ने कहा, क्यों बेकसूर की जान ले रहे हो चेतन? तुम्हें उस दिन जहर मैंने दिया और फिर तुम्हें उस घर में ले जाकर मेरे भाई की मदद से दफनाया भी मैंने ही था। तुम नहीं मरते तो मैं जीत से शादी कैसे करती और इतनी सारी प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिलती? और अब जीत भी मरेगा और जीत के मरने के बाद जीत की प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जाएगी। ये कहते हुए प्रियंका ने डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठाया और प्रियंका चाकू से वार करने ही वाली थी कि तभी जीत ने वो धागा तोड़ दिया जो प्रियंका ने जीत को बांधा था और चेतन की आत्मा आजाद हो गई। और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने प्रियंका की कलाई मोड़ दी हो और उसके हाथ से चाकू जमीन पे गिर गया। फिर वही चाकू हवा में उछल के प्रियंका के चेहरे को चीरता हुआ आर पार हो गया। प्रियंका दर्द से चीखने लगी और चीखते चीखते कहने लगी, प्लीज जीत मुझे बचा लो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज। तभी चेतन ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसका हाथ टेबल पर रखकर उसकी उंगलियां एक एक करके काटने लगा। प्रियंका चीखने लगी और उसके बाद सीलिंग पर लगा झूमर धड़ाम से प्रियंका के ऊपर गिर गया और प्रियंका झूमर तले दब के मर गई। प्रियंका को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल गया और चेतन को इंसाफ।